सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, 2025 का हम लोग क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे थे। किस चीज़ का पढ़ रहे थे भैया, मतलब कौन सा ईयरली का पढ़ रहे थे? 2025 का। 2025 का क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे थे एंड पार्ट 1 हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, 7 क्वेश्चंस को। पार्ट 1 को अच्छे से पूरा 6-7 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े थे, जिसमें से पूरा अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किए थे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी में 11 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। 1 to 11 क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि कैसा एक्सप्लेनेशन है और कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो 2025 का ये क्वेश्चंस बैंक है, यानी 2025 में आए हुए क्वेश्चंस बैंक है, राइट। तो यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट है, ठीक है। एंड इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क देता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 30 नंबर आराम से मिल जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट होगा। तो आई होप आप एक्यूरेट तो कर नहीं पाएंगे, बाकी करने का ट्राई आउट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द डिफिनेशन ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नहीं, शॉर्ट टर्म में इसका डेफिनेशन दीजिए और इसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए। एंटा एसिड बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए, एंटा एसिड आर ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड। न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। हमारे स्टमक में जो एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, निष्क्रिय कर देता है। एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, जो एसिडिटी होता है उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हार्ट बर्न वगैरह होता है, जलन वगैरह होता है पेट में, तो उससे ये क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी दिया है, हिंदी क्या बोल रहा है, एंटा एसिड वे दवाएं होते हैं जो पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। जो एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड अम्ल अम्ल को क्या करता है, अम्ल और जलन से राहत देता है। जो एसिड होता है, एसिडिटी होता है और हार्ट बर्न होता है। जो एसिडिटी होता है और हार्ट बर्न होता है उससे क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड, ठीक है। और क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, कौन कौन से ड्रग्स हैं। यहाँ पे पहला सिस्टेमिक एब्जॉर्बेबल है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स है जो एंटा एसिड में काम आता है। सेकंड क्या है, नॉन सिस्टेमिक यानी नॉन एब्जॉर्बेबल है, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर में क्या आता है, H2 रिसेप्टर एंड प्रोटॉन पंप यानी PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 रिसेप्टर में रेंटिडिन एंड फाइमेटोडिन, ये मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है। एंड PPI में क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या होता है, ओमेप्राजोल एंड पेंट्राप्राजोल एंड रबेप्राजोल। जो DSR मार्केट में बिकता है ना वो ये है, और जो AC लॉक 150 बिकता है वो H2 रिसेप्टर है। तो आगे से अब आप मेडिकल पे जाइएगा तो बोलिएगा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिए, तो वो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। अगर वो पढ़ा रहेगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, बोलेगा यार H2 रिसेप्टर क्या होता है। तो आप बोलेंगे AC लाख 150, तो फिर वो समझ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे PPI दे दो, PPI बोलेगा यार PPI क्या होता है। फिर आप बोलेंगे ओमेप्राजोल, तो वो समझ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, आगे सेकेंड क्वेश्चन है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मायोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। मायोटिक्स क्या होता है और माइड्रियाटिक्स क्या होता है। आँख में जो ये प्यूपिल होता है छोटा सा ना, इसी के ऊपर है ये। देखिए, मायोटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट सिकोड़ देता है, एकदम छोटा कर देता है। देखो ये कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, यानी ये प्यूपिल को एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट छोटा कर देता है। इसी को बोलते हैं मायोटिक्स। यानी मायोटिक्स वे दवाएं होती हैं जो आँख की पुतली को संकुचित छोटा कर देती हैं, जिसमें एग्जाम्पल है पीलोकॉर्पिन एंड फिजियोस्टिग्माइन। पीलोकॉर्पिन एंड फिजियोस्टिग्माइन ये क्या करते हैं, आँख की पुतली को छोटा करते हैं, जिसको बोलते हैं मायोटिक्स। एंड माइड्रियाटिक्स में उसका सेम अपोजिट है, उसको देखो बड़ा कर दिए हैं। देखो इतना बड़ा करती हैं, मतलब डायलेट कर देती हैं पीपल को डायलेट कर देती हैं। तो ये एक ऐसा दवाएं होती हैं जो आँख की पुतली फैला देती हैं, बड़ा करती हैं। मायोटिक्स आर ड्रग्स दैट डायलेट द प्यूपिल्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है माइड्रियाटिक्स। एग्जाम्पल एट्रोपिन, ट्रोपिकेमाइड एंड फेनाइल इफ्रीन, ये एग्जाम्पल है। इसको लेने के बाद प्यूपिल डायलेट हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है भैया, बताओ। इंसुलिन को भी कई बार पढ़ा दिए हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि भैया इंसुलिन कौन से रूट से दिया जाता है। चलिए कोई ना, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। ये एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस किया जाता है। दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जो डायबिटीज़ मेलिटस को ट्रीट करता है। जो शुगर बोलते हैं ना, शुगर हो गया है, तो शुगर को बेसिकली ये ट्रीट करता है। कौन ट्रीट करता है, ये इंसुलिन ट्रीट करता है, ठीक है। हिंदी देखते हैं, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा निर्मित होता है और रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस के उपचार में किया जाता है, राइट।
तो ओवरऑल मिला के भैया अगर कोई पूछ लिया इंसुलिन कब काम आती है, तो बोल देना भैया शुगर में काम आती है, डायबिटीज़ मेलिटस में काम आती है। और ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि पैनक्रियास से वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। भैया 3 टर्म है यहाँ पे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आप रेगुलर इंसुलिन याद कीजिएगा, इंटरमीडिएट में एनपीएच इंसुलिन, एंड लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन ग्लैरगिन एंड इंसुलिन डिटरमिन। इंसुलिन ग्लैरगिन एंड इंसुलिन डिटरमिन, ये दोनों टर्म्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन, ये ड्रग्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है भैया, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। यहाँ पे देखिए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी देख लीजिए कि हमारे बॉडी में कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देगा, ठीक है। इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज अपटेक को, यानी रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा बाई सेल्स के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्रमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, जो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन होंगे उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, कम करता है। हिंदी देखते हैं, रक्त शर्करा को कम करेगा, एंड कोशिका द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण करवाएगा, एंड ग्लाइकोजन का निर्माण करवाएगा, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का कम करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करवाएगा। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भैया, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 3 को डिफाइन कर दीजिए, डिफिनेशन लिख दीजिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर पाने के लिए कोई भी आप 3 डिफिनेशन लिख दीजिए, यानी एक डिफिनेशन का 1 नंबर। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले लैक्सेटिव, क्या होता है लैक्सेटिव भैया, लैक्सेटिव भी पढ़ाया गया है, लैक्सेटिव देख लेते हैं। लैक्सेटिव और मेडिसिन दैट हेल्प टू पास स्टूल ये पास करवाने में हेल्प करता है इजिली, एंड रिलाइव कॉन्स्टिपेशन, जो कि कब्ज में भी ये रिलाइव करता है। कॉन्स्टिपेशन को मतलब क्या होता है, कब्ज होता है। दे मेक द सॉफ्ट सॉफ्ट, स्टूल को ये सॉफ्ट बनाते हैं, और इंक्रीज करते हैं बाउल मूवमेंट, जो बाउल मूवमेंट होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं, सो दैट्स बाउल मूवमेंट बिकम स्मूथ एंड रेगुलर। इसलिए क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है और अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता निकलने में। बाउल का मतलब मल त्याग जो होता है ना, बहुत जो कब्ज हो जाता है, बहुत जब कब्ज हो जाता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन में जब कब्ज हो जाता है ना, तो बाउल पास नहीं होता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी देखते हैं, लैक्सेटिव ऐसी दवाएं हैं जो कब्ज दूर करने में मदद करती हैं, ये मल को मुलायम बनाती हैं या आंतों की गति बढ़ाती हैं, जिसमें मल त्याग करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो स्टूल पास करने में आसानी हो सके, इसी को बोलते हैं लैक्सेटिव। तो इतना आप डिफिनेशन इसका लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको। हिमेटेनिक एजेंट क्या होता है, बताओ भैया। हिमेटेनिक एजेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हिमेटेनिक एजेंट आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दे आर मेनली यूज टू ट्रीट एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाता है। जब खून की कमी हो जाता है तो लेते हैं हिमेटेनिक एजेंट। देखे होंगे मार्केट में बहुत बिक रहा होगा, आप सबके घर में भी होगा, डेक्सोरेंज जो सिरप होता है, ये एक हिमेटेनिक्स होता है। जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर डेक्सोरेंज बेसिकली देते हैं, ठीक है। तो हिमेटेनिक एजेंट ऐसा ड्रग्स होता है जो भैया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन लेवल को, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को हेल्प इंप्रूव कर देता है, और फॉर्मेशन करता है आरबीसी का, जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका फॉर्मेशन करता है। और ये कब यूज़ किया था, ये भैया एनीमिया में यूज़ किया था, राइट। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होता है, ऐसा रोग है। तो हिंदी देखते हैं, हिमेटेनिक एजेंट ऐसी दवाएं होती हैं जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती हैं और लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण करने में मदद करती हैं। इनका उपयोग एनीमिया यानी खून की कमी में किया जाता है, इसके उपचार में किया जाता है, राइट। जो डेक्सोरेंज सिरप है, यहाँ पे देखिए इमेज वगैरह आपको दिख रहा होगा डेक्सोरेंज सिरप का। तो डेक्सोरेंज सिरप बेसिकली ये एक हिमेटेनिक एजेंट है, यहाँ ऊपर लिखा भी है हिमेटेनिक सिरप। हिमेटेनिक सिरप का क्या मतलब है, खून की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है भैया, थर्ड पॉइंट क्या है, सिरप क्या होता है। सिरप इज अ कंसंट्रेटेड स्वीट विस्कस लिक्विड, ये एक गाढ़ा मीठा तरल औषधि है। प्रिपरेशन दैट कंटेन्स शुगर एंड वन और मोर मेडिकल सब्सटेंस। ये कैसे बना होता है भाई, ये शुगर से मिलकर बना होता है या फिर एक या अधिक मेडिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जो कि पानी में डिजॉल्व होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है, यानी मुंह से लिया जाता है। तो सिर्फ एक गाढ़ा मीठा तरल औषधि है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें चीनी शुगर होता है या फिर एक या अधिक दवाएं होती हैं जो पानी में घुली होती हैं। इसे मुंह यानी ओरल रूट से लिया जाता है, राइट।
तो ये क्या होता है, ये सिरप होता है। यहाँ पे देखिए सिरप का भी इमेज लगा हुआ है। तो सिरप एक विस्कस गाढ़ा फ्लूइड होता है, सिरप होता है जो कि ओरल रूट से लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इमेट्रिक्स क्या होता है। इमेटिक्स क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इमेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंड्यूस वोमिटिंग, ये वोमिटिंग करवाता है। ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि वोमिटिंग उल्टी करवाता है। दे आर यूज टू रिमूव पॉइजनस और हार्मफुल सबस्टेंस फ्रॉम द स्टमक, ये पेट से हार्मफुल सबस्टेंस और पॉइजनस सबस्टेंस को रिमूव करवाता है। जैसे कोई मेडिसिन आप खा लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आप पेट से कैसे निकालेंगे, तो उल्टी की दवाई देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जो क्या है उल्टी की दवाई देंगे, तो उल्टी की दवाई में क्या होगा भैया, आपको उल्टी आएगा और पेट में से हार्मफुल सबस्टेंस बाहर निकल जाएगा। तो इमेटिक्स वे दवाई होती है जो उल्टी करवाती है। इनका उपयोग बेसिकली पेट में से विषैला और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं आगे क्या है भैया, आगे क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन से सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स, ये डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। इसका जो ड्रग्स का नाम है भैया एपोमॉर्फिन, ये ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, वन डे स्ट्रॉन्ग। वन डे स्ट्रॉन्ग तो यार उल्टी रोकती है, ये उल्टी रोकने वाली दवाई आ गई है। तो ये क्या है, इसमें काम नहीं करेगी, हालांकि ये उल्टी रोकती है, एंटी इमेटिक्स है, ठीक है। ये इमेटिक्स नहीं है, ये एंटी इमेटिक्स है, ये उल्टी को रोकने का काम करती है। जैसे 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, वन डे स्ट्रॉन्ग। तो वन डे स्ट्रॉन्ग बेसिकली उल्टी को रोकती हैं। ये आप एक क्लासिफिकेशन इसका याद कीजिएगा। एपोमॉर्फिन ये मेडिसिन क्या करता है, ये आपको उल्टी करवाता है, राइट। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ इमेटिक्स। इमेटिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है भैया, इन केस ऑफ पॉइजनिंग अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या होता है, पॉइजनिंग को बाहर निकालने के लिए, अगर पेट में पॉइजनिंग आ गया तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट टू रिमूव टॉक्सिक सबस्टेंस। जो टॉक्सिक सबस्टेंस हो जाते हैं बॉडी में या फिर स्टमक में, उसको ये क्या करता है, रिमूव करवाता है, ठीक है। तो जो टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं उसको ये रिमूव करवाते हैं। टू इम्पटी स्टमक कॉन्टेंट, पेट की सामग्री को खाली करवाते हैं, ठीक है। टू इम्पटी स्टमक कॉन्टेंट्स, ठीक है। तो पेट में जितनी सामग्री होती है, जो भी भोजन वगैरह आप लोग खाए होंगे, उसको ये खाली करवाने में मदद करते हैं। तो विषाक्तता यानी पॉइजनिंग की प्रारंभिक अवस्था में पेट से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, पेट की सामग्री को खाली करने के लिए यूज करते हैं किसको, इमेटिक्स को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया, ओरल एडवांटेज बताइए। ओरल रूट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओरल रूट का होता है। तो ओरल रूट क्या होता है, जो आप मुंह से खाते हैं जो टैबलेट, तो ये जो टैबलेट है ये मुंह से खा रही है, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओरल रूट इज अ मेथड ऑफ ड्रग्स, ये एक मेथड होता है जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है बॉडी में, ठीक है। इन विच द मेडिसिन इज टेकन थ्रू द माउथ, ये माउथ के थ्रू टेकन किया जाता है। जो मेडिसिन होता है आपका माउथ के थ्रू टेकन किया जाता है, लिया जाता है। और क्या होता है भैया, एंड एब्जॉर्ब थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है, राइट। हिंदी देखते हैं। ओरल रूट युवा विधि है जिसमें दवा मुंह के द्वारा दी जाती है और जठरांत जठरांत मार्ग, अरे भाई हिंदी इतना खतरनाक दिया गया है, यानी जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अवशोषित होती है, उस वहीं से एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो इसका एडवांटेज देखते हैं क्या क्या लाभ है, ठीक है। इजी एंड कन्वीनियंट, आसान और सुविधाजनक होती है। सेफ एंड पेनलेस, सुरक्षित होती है और बिना दर्द की होती है। एंड इकोनॉमिकल यानी सस्ती होती है। एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आप खुद से ले सकते हैं, रोगी स्वयं ले सकता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती। आसान सुविधाजनक होती है, सुरक्षित और बिना दर्द की होता है, सस्ता होता है और रोगी स्वयं ले सकता है, किसी फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है भैया, हानि क्या है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शंस, एक्शन स्लो करेगा, एक्शन स्लो करेगा। क्यों स्लो करेगा, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे दिया गया है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है लीवर में, इसलिए स्लो एक्शन करेगा। और कुछ मेडिसिन पेट में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है भैया, वन सेट ऑफ एक्शन होता है, स्लो वन सेट ऑफ एक्शन होता है, राइट। नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी केसेस में अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको बोलेंगे कि भैया दवाई खा ले मुंह से, दवाई नहीं खा पाएगा, तो वहाँ पे सुटेबल नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, वही बेहोशी हालत में कोई है। एंड ड्रग में भी डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड से कोई ड्रग डिस्ट्रॉय होता है स्टमक में। एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है, जिससे क्या होता है भैया, हमारा मेडिसिन बहुत स्लो काम करता है, राइट। हिंदी क्या भैया, हिंदी देख लेते हैं। प्रभाव शुरू होने में समय लगता है। आपातकाल यानी इमरजेंसी में यूज नहीं किया सकता है। बेहोश रोगी को नहीं दे सकते हैं। तो दवा पेट के अम्ल से नष्ट हो जाती है, ठीक है। यकृत में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कारण जो कि दवा होता है स्लो वनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो ये रहा डिसएडवांटेज ओरल रूट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पे बोल रहा है लिखने के लिए। तो मैलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम मेनली लीव कहाँ होती हैं, ये लीवर सेल्स में। एंड रेड ब्लड सेल्स में ये मेनली रहती हैं, ठीक है। इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका जो एग्जांपल है ये क्या है, क्लोरोक्विन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले द मलेरिया पैरासाइट ईट्स हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को खाता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खाता है।
वाइल डाइजेशन, जब इसका डाइजेस्टिंग होता है, क्या होता है जब इसका डाइजेस्टिंग होता है, इट अ हार्मफुल सबस्टेंस हीम इज फॉर्म, ये क्या करता है एक हार्मफुल सबस्टेंस फॉर्म करता है, बनाता है, इसका नाम है हीम। ठीक है, जब ये भैया डाइजेस्टिंग होता है जब इसका, तो ये एक हार्मफुल सबस्टेंस बनाता है, इसका नाम है हीम। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नॉर्मली पैरासाइट कन्वर्ट्स, नॉर्मली जो पैरासाइट्स होता है वो कन्वर्ट कर देता है एक हार्मफुल हीम में, हार्मफुल हीम में कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सेफ फॉर्म, एक सुरक्षित फॉर्म में, एक सुरक्षित फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब नॉर्मली पैरासाइट जो होता है वो हार्मफुल हीम को एक सुरक्षित फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड क्लोरोकिन क्या करता है, फिर क्लोरोकिन अपना एक्शन शो करता है और इसके कन्वर्सेशन को स्टॉप करता है, यानी कन्वर्जन को इसके स्टॉप कर देता है, इसके प्रक्रिया को ये स्टॉप कर देता है। फिर रिजल्ट में क्या, पॉइजनिंग एंड हीम एक्यूमुलेट्स एंड किल द पैरासाइट्स। फिर क्या होता है, जो जहरीला हीम जमा होकर कीटाणुओं को मार देते हैं। ठीक है, जहरीला जो हीम होता है वो जमा एक्यूमुलेट होकर जो वो होते हैं कीटाणु जो होते हैं उसको मार देते हैं। हिंदी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। मलेरिया का कीटाणु आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खाता है। जो मलेरिया का कीटाणु होता है भैया, हीमोग्लोबिन को खाता है अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया में एक जहरीला पदार्थ हीम बनता है। सेम इसी प्रक्रिया में एक क्या बनता है, हीम, जो कि जहरीला पदार्थ होता है। फिर ये क्या करता है, कीटाणु इसे जहरीले हीम को सुरक्षित रूप में बदल देता है। जो कीटाणु होता है इसे जहरीले हीम को, जो कीटाणु होता है जो जहरीला हीम है इसको एक सुरक्षित रूप में बदल देता है। फिर क्लोरोक्विन अपना एक्शन जो करता है, ये क्या बोलता है भैया, अब मैं आ गया हूँ, इस प्रक्रिया को रोक देता है, पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। फिर जहरीला जो हीम होता है वो जमा होकर कीटाणु को, जितना कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मार देता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ये काम करता है। ठीक है, एंड प्रीमाक्यून देख लेते हैं ये किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है। तो इसका क्या है भैया, प्रीमाक्यून वर्क मेनली इन द लीवर स्टेज ऑफ मलेरिया, जो लीवर स्टेज ऑफ मलेरिया होता है इसमें मेनली ये वर्क करता है। इट प्रोड्यूस हार्मफुल ऑक्सीजन, ये हार्मफुल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूल इनसाइड द पैरासाइट्स। ये क्या करता है भैया, ये पैरासाइट्स में हार्मफुल ऑक्सीजन को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, दीज टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स डैमेज एंड किल्स पैरासाइट इन लीवर। यही टॉक्सिक मॉलिक्यूल डैमेज कर देता है और किल कर देता है पैरासाइट को हमारे लीवर में। हमारे लीवर में यही जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, डैमेज कर देता है और किल कर देता है पैरासाइट्स को हमारे लीवर में, जिससे क्या होता है, ट्रीट होता है मलेरिया। ठीक है, हिंदी देखते हैं। प्रीमाक्यून मुख्य रूप से लीवर में मौजूद होता है। ठीक है, और यह कीटाणु के अंदर हानिकारक ऑक्सीजन कण बनाता है और यही कण कीटाणु को नुकसान पहुंचाकर उसे नष्ट कर देते हैं। मतलब वही जो सबस्टेंस होते हैं, जो टॉक्सिक सबस्टेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही डैमेज कर देते हैं पैरासाइट्स को लीवर में। ठीक है, तो इससे ट्रीट हो जाता है। राइट, तो ये प्रीमाक्वीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। प्रीमाक्वीन का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्टकट में MOA बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का शॉर्ट नोट क्या है भैया, ये भी देख लेते हैं। वैक्सीन क्या होता है, जो टीका लगता है, सिंपली यार, जो टीका लगता है, आप लोग इतना नहीं जानते, तो जो टीका लगता है उसको ही बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैक्सीन आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है हमारे बॉडी में और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन, जो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। यानी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है भैया, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ये स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को। और क्या बोलता है कि भैया एंटीबॉडीज बना, प्रोड्यूस कर एंटीबॉडीज। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। वैक्सीन क्या करता है भैया, ये एक जैविक तैयारियां हैं, यानी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके एंटीबॉडी बनवाती है और विशेष संक्रामक रोगों को से सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। वैक्सीन जो टीकाकरण होता है, जैसे BCG का वैक्सीन लगता है एंड रेबीज का वैक्सीन लगता है। तो यहाँ पे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं भैया इसका। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन में क्या होता है, BCG एंड OPV। BCG का जो टीका लगता है, जो जन्म के बाद BCG का बच्चों में, छोटे बच्चों में टीका लगता है ना, तो वो बोल रहा है। एंड किल्ड इन एक्टिव वैक्सीन, जिसमें रेबीज वगैरह, कुत्ते काटने पे, पोलियो वगैरह जो होता है उसका वैक्सीन लगता है। एंड टॉक्साइड वैक्सीन में क्या होता है, टिटनेस, जैसे कहीं कट वट गया लोहे से तो उसमें टिटनेस एंड डिप्थीरिया का भी इंजेक्शन लगता है बच्चों में, छोटे बच्चों में जन्म के दौरान। सब यूनिट वैक्सीन में जैसे हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ये भी छोटे बच्चों में जन्म के दौरान लगता है। ठीक है, तो ये भी वैक्सीन है। जीवित कमजोर जैसे BCG, फिर मृत में इनवेक्टिव टीके में जैसे रेबीज, पोलियो
एंड टॉक्साइड टीके जैसे टेटनस डिप्थीरिया हो गया, सब यूनिट टीके में हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये कुछ वैक्सीन है जो कि ह्यूमन बॉडी में लगते हैं। ओके, इसका यूजेस क्या होता है, क्यों लगते हैं? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है उसको प्रिवेंशन, उसके बचाव के लिए, एंड कंट्रोल इपिडेमिक्स यानी महामारी नियंत्रण के रोकथाम के लिए करता है। ठीक है, संक्रामक रोग के लिए रोकथाम के लिए एंड महामारी नियंत्रण के लिए यूज किया था। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? मिड फीवर, फीवर हो सकता है, हल्का बुखार, एंड पेन एट इन्फेक्शन साइट, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पेन हो सकता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो सकता है यानी स्किन पे कोई एलर्जी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका यूजेस क्या है भैया। इसका हिंदी देखिए, हल्का बुखार। ठीक है, हल्का बुखार हो सकता है, मिड फीवर, एंड इंजेक्शन स्थल पर दर्द हो सकता है, एंड एलर्जी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज नोट ऑन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन ये एक सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। ठीक है, फीमेल्स बॉडी में ये रिलीज होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन्स होता है। ये क्या होता है? फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन्स होता है। इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। मेनली प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, ये फीमेल की ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। दैट रेगुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको ये डेवलपमेंट करता है एंड उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेकेंडरी काम क्या करता है? ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का काम करता है फीमेल के बॉडी में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या मतलब होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो फीमेल है वो एक मेच्योर लेवल पे जाती है। मेच्योर लेवल का क्या मतलब है? उसका जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ डेवलपमेंट होता है फीमेल के बॉडी में जिससे उनको मेच्योरिटी होती है। ठीक है, तो मेच्योर लेवल पे आती है। हिंदी देख लेते हैं। एस्ट्रोजन एक स्त्री लैंगिक हार्मोन है जो मुख्यतः अंडाशय यानी ओवरी द्वारा बनता है और स्त्री यानी प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। क्या करता है भैया? ये सेक्स हार्मोन से बेसिकली प्रोड्यूस होता है, कहाँ से? ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, क्या करता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको ये डेवलपमेंट करवाता है और उसको रेगुलेट करवाता है। कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है, राइट। आगे देखते हैं क्या इफेक्ट शो करता है एक फीमेल के एक लेडी पे, क्या ये इफेक्ट शो करेगा? सबसे पहले इसका ब्रेन में क्या इफेक्ट करेगा? ये हार्मोनल को रेगुलेशन करवाएगा, जो हार्मोनल्स होते हैं उसको रेगुलेट करवाएगा। एंड सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड में ये बोल रहा है भैया ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट को ये डेवलपमेंट करवाता है। एंड थर्ड क्या है? ये ओवरीज को रेगुलेट करवाता है, जो यूट्रस होता है एंड ओवरीज को ये रेगुलेट करवाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूट्रस ओवरीज स्ट्रेंथ को भी ये इंप्रूव करता है एंड बॉडी को एक सही शेप में देता है, बॉडी का शेप को भी ये डेवलपमेंट करता है एंड फैट वगैरह को भी ये डिक्रीज करवाता है एंड बोन्स को क्या करता है? इंप्रूव करता है। ठीक है, स्किन को भी ये इंप्रूव करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करवाता है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं चल रहा है तो एस्ट्रोजन की कमी से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। अगर एस्ट्रोजन क्या होता है? सही लेवल पे बॉडी में रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या भैया टाइप्स, इसका एग्जांपल यानी इसके ड्रग्स के देख लेते हैं, इसका मेडिसिन देख लेते हैं। नेचुरली में स्ट्राडियोल ये एस्ट्रोजन होता है। फिर सेकंड क्या है? स्ट्रियोल। सेकंड पॉइंट सिंथेटिक में क्या है? इथेनाइल हो गया। एंड स्ट्राडियोल ये कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि एस्ट्रोजन को अच्छे लेवल पे बढ़ाती है हमारे बॉडी में। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं कि बॉडी में क्या क्या ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले प्रमोट ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना और यूट्रस को क्या करता है? ये प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को। एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अच्छे से रेगुलेट करवाता है। ठीक है, एंड डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये क्या करता है? डेवलप करता है, जिसे फर्स्ट ब्रेस्ट को डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? मेंटेन बोन डेंसिटी। जो बोन की डेंसिटी है उसको मेंटेन करता है, यानी हड्डियों को मजबूत करता है। आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। हिंदी देखते हैं। गर्भाशय और योनि के विकास को बढ़ाता है, उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है। मानसिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। स्तनों एवं अन्य लैंगिक लक्षणों को विकास करवाता है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। इसका यूजेस देख लेते हैं। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में HRT, अगर हार्मोन्स रिप्लेस करवाना है तो इसमें यूज कर सकते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अगर मेंस्ट्रुअल सही से नहीं आ रहा है तो उसके डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं। पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स। पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? जब क्या होता है पीरियड्स, बहुत सारे फीमेल्स में क्या होता है, बहुत जब ज़्यादा एज हो जाता है, जैसे 40-45 साल के, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी गया है 45 से 55 साल के बीच में क्या होता है पीरियड्स बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं रजोनोवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी यूज़ किया था, राइट। तो यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या बोल रहा है भैया? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में गर्भ निरोधक गोलियां एंड मानसिक धर्म विकार एंड रजनोवृत्ति पीरियड परमानेंटली अगर बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में यूज होता है, राइट। इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहले नोजिया, जी मचलाएगा। ब्रेस्ट टायर्डनेस, ब्रेस्ट में दर्द होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस,
थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थक्का, रक्त का थक्का बनने का रिस्क हो जाता है। एंड हाइपर टेंशन यानी रक्तचाप का बढ़ना, यहाँ पे हिंदी भी देख लेते हैं, मतली स्तनों में दर्द हो सकता है, रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। एंड उच्च रक्तचाप यानी बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन बता दो। ये भी कई बार पढ़ा है टॉप 20 टॉप 30 में। इसको देख लेते हैं, क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली change a drug into more water soluble from the so that it can be easily eliminated from the body। क्या समझे आप लोग इससे, इससे आप लोग क्या समझे डेफिनेशन से। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी में केमिकली चेंज करता है, केमिकली चेंजेस लाता है, ठीक है। केमिकली को वो वाटर सॉल्युबल बनाता है। जैसे आप लोग मेडिसिन खाएं, मेडिसिन खाने के बाद वो अपना काम वाम कर लिया, ठीक है, तो वो जो शेष बचता है केमिकल फॉर्म में, उसको वो वाटर सॉल्युबल में बनाता है। जो शेष बच जाता है मेडिसिन आपके बॉडी में, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बचता है आपके बॉडी में, मेडिसिन का जो टॉक्सिक सब्सटेंस बचता है वो केमिकल फॉर्म में रहता है, तो उसको सबसे पहले वो वाटर सॉल्युबल बनाता है, यानी वाटर सॉल्युबल केमिकली चेंज करता है। केमिकल से वो वाटर बना रहा है तो केमिकली चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए बोल भी रहा है केमिकली चेंज होता है ड्रग का, ठीक है, इनटू मोर वाटर सॉल्युबल में, मोर वाटर सॉल्युबल बनाता है, जिससे क्या हो सके ये इजीली एलिमिनेट बाहर निकल सके हमारे बॉडी से, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, मेनली लीवर में होता है, ठीक है। इट मेनली अकर्स इन द लीवर, ये लीवर में बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। परिभाषा हिंदी देखते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर को रासायनिक रूप से बदलकर उसे पानी में घुलने योग्य बनाता है ताकि वह शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। तो वही भैया आपके केमिकली को वो वाटर सॉल्युबल बनाता है ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर निकल सके, ठीक है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लीवर में होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे पार्ट सी है, लेक्चर काफी लॉन्ग हो गया है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी में आज हम लोग इतना पढ़े, 10 क्वेश्चन को अच्छे से कवर किए, ठीक है। पार्ट बी यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे एंटा एसिड से, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग इतना पढ़े, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सी को अच्छे से कवर किया जाएगा, इसी में कर देंगे तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट सी के लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।